हिंदी भाषा, हिंदी भाषा क्या होती है? हिंदी भाषा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है। सरलता मतलब जो आसानी से बोली जाती है ना? इसी गुण के कारण यह संपर्क भाषा का कार्य करती है। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में से राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा, मैं पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि राजभाषा क्या होती है। जिस भाषा का प्रयोग हम अपने सरकारी काम के लिए प्रयोग करते हैं उसको हम राजभाषा कहते हैं। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर संसार में इसका दूसरा स्थान है। मतलब बोलने वाले लोग, मतलब जो लोगों के आधार पर देखें तो इसका संसार में दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन सी भाषा का है? चीनी भाषा का है। इससे पहले स्थान पर केवल चीन की मंदारिन भाषा ही आती है। ठीक है ना? चीन की भाषा आती है मंदारिन भाषा। पहले नंबर पर कौन सी आती है? चीन की मंदारिन भाषा आती है और दूसरे स्थान पर हमारी हिंदी आती है। आज यह भाषा विश्व के अनेक देशों में पढ़ाई जाती है, विश्व में तेजी से अपनी पहचान बनाती है। हिंदी के लिए है गर्व की बात है कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। एक तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में, और विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है? बोली एवं उपभाषा। अब बोली क्या होती है? भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जबकि छोटे छोटे क्षेत्रों में एक ही भाषा के बहुत से रूप सुनाई पड़ते हैं। इन्हीं भाषा रूपों को हम बोली कहते हैं। जैसे एक राज्य को ही ले लो, जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा है? हिंदी। लेकिन उसको बोलने के ढंग भी लोगों के अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो हमें अलग अलग तरीके की बोली ही सुनने को मिलती है। तो जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। अगर हम एक साधारण वाक्य में इसकी परिभाषा बोले तो क्या होगा? भाषा के क्षेत्रीय रूप को, मतलब जिस क्षेत्र में बोली जाती है उस क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। सामान्य रूप से बोली भाषा की मौखिक रूप से जुड़ी होती है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। किंतु जब कोई बोली थोड़ी विकसित हो जाती है और उसमें साहित्य रचा जाने लग जाता है तब वह बोली ही उपभाषा बन जाती है। बोली में बोली सिर्फ मौखिक रूप से जुड़ी होती है, लिखित रूप में इसका कोई कार्य नहीं होता है। ना ही इसमें किसी साहित्य की रचना होती है, ना ही कोई मतलब कोई कविता या कुछ नहीं लिखा जाता है। और जब ये थोड़ी सी विकसित हो जाती है तो इसमें जब हम साहित्य रचने लगते हैं तब यह बोली नहीं रहती है, तब ये क्या बन जाती है? उपभाषा। जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली, गढ़वाली, भोजपुरी आदि साहित्य रचना के कारण ये उपभाषाएं बन गई हैं। हिंदी को 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है: राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इनके बारे में आप अगली कक्षा में विस्तार से जानेंगे। लिपि, लिपि क्या होती है? जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। भाषा के आधार पर लिपि का अर्थ है लिखने की व्यवस्था। भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। ठीक है? परिभाषा में अगर हम इसको लिखेंगे, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उनकी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपि दी गई है, ये आप स्वयं से पढ़ लेना। ठीक है? और यहाँ पर विशेष उर्दू की फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती है तथा चीनी लिपि चित्रों पर आधारित होती है, इसलिए इस लिपि को चित्र लिपि भी कहा जाता है। जो चीनी लिपि होती है वो किस पर आधारित होती है? चित्रों पर आधारित होती है। और उर्दू की जो लिपि होती है उसको दाईं से बाईं ओर लिखा जाए। हम तो अपनी को बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? इधर से लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पर एक ही वाक्य को देखो हिंदी में भी लिख के दिखाया है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये हिंदी नागरिक। बाहर बारिश हो रहा है, इस बारिश का वजह से मौसम ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो ये वाक्य दिया गया है, क्या ये सही वाक्य है? इसमें क्रिया सही लगी है? नहीं लगी है। बाहर बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो जाएगा। तो जो हमें इनका शुद्धि अशुद्धि का पता चलता है वो किसकी वजह से पता चलता है? हमें व्याकरण के कारण ही पता चलता है। व्याकरण ही हमें बताता है कि किस लिंग के साथ कौन सी क्रिया आएगी, किस संख्या के साथ कौन सा वचन आएगा। ये सब हमें किसके कारण पता चलता है? व्याकरण के कारण ही पता चलता है। ठीक है। अगर साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा लिखे, किसी भी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। वर्ण विचार में वर्ण तथा शब्द, वाक्य विचार में शब्दों एवं वाक्यों के भेद, कार्य आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसका क्या महत्व है? किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना हम उस भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। और ये कुछ मुख्य बात यहाँ पर दी गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, मलयालम, मणिपुरी आदि। ठीक है। ये यहाँ पर 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है। ये कुछ मुख्य बातें दी गई हैं, इनको आप स्वयं से पढ़ लेना। ठीक है। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर।